देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश एक बार फिर से नई हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है रात का मेला। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। गांव के बाहर लगने वाला वह मेला हर साल लगता था, लेकिन इस बार लोगों के मन में अजीब सा डर था। बूढ़े कहते थे कि इस बार मेले की हवा भारी है, रात कुछ ज्यादा ही देर तक जागती है। पर रवि, मोहित और दीपक इन बातों पर हंसते थे। तीनों बचपन के दोस्त शहर की जिंदगी से थक कर कुछ दिनों के लिए गांव लौटे थे और मेले की आखिरी रात पूरी तरह जीना चाहते थे। रंगीन लाइटों और झूलों की आवाज़ों और भीड़ की हंसी के बीच समय का पता ही नहीं चला। रात गहराती गई, भीड़ कम होने लगी और मेला धीरे धीरे किसी और ही शक्ल में ढलने लगा। एक झूला बिना किसी के बैठे अपने आप चल रहा था। कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी, जबकि वहाँ कोई बच्चा नहीं था। तभी एक बूढ़ा तांत्रिक दीपक को घूरते हुए बोला कि रात में मत लौटना, रास्ता आज जागा हुआ है। माँ की मौत को दीपक नहीं भूलता, इसी तरह से दीपक की माँ का मौत हुआ था। दीपक के चेहरे पर एक पल के लिए डर आया, पर रवि और मोहित ने मजाक उड़ाकर बात टाल दी। रात के करीब 1 बज चुके थे जब तीनों बाइक से जंगल वाले रास्ते पर लौटने लगे। जैसे ही मेला पीछे छूटा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब सा हो गया और जंगल इतना शांत हो गया कि अपनी ही सांसों की आवाज अब डराने लगी। रास्ता जो 5 मिनट का था अब खत्म हो ही नहीं रहा था। पेड़ों की परछाइयाँ हेडलाइट के सामने इंसानों जैसी लग रही थी और तभी बाइक एक झटके से बंद हो गई। उसी सन्नाटे में पायल की आवाज गूंजी, छन छन। सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। दीपक के मुंह से अनजाने में माँ निकल गया। जैसे ही औरत ने सिर उठाया, उसका चेहरा सड़ा हुआ था। एक आंख गायब थी और मुंह से कीड़े गिर रहे थे। उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों में बदल गई। छोड़कर क्यों भागे थे? जंगल में हंसी गूंजने लगी। पेड़ों के पीछे से टूटी गर्दन वाले साए निकलने लगे और रास्ता घूमने लगा। चाहे वे जितना भागते वहीं वापस आ जाते। भागते भागते वे एक उजड़े मंदिर पहुंचे जिसकी घंटी अपने आप बज रही थी और दीवार पर खून से लिखा था कि रात वही है और अपराध वही है। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और जब उसकी आंखें खुली तो उसकी आवाज बदली हुई थी। उसने बताया कि 3 साल पहले इसी रात इसी रास्ते पर मेले से लौटते वक्त उन्होंने एक औरत को बाइक से कुचल दिया था और डर के मारे छोड़कर भाग गए थे। वो औरत दीपक की माँ थी और उस रात उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था, जिसकी लाश कभी नहीं मिली। दीपक को सब याद नहीं था, लेकिन रास्ता
सब याद रखता था। तभी वह औरत प्रकट हुई। अब सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि अंधेरे का रूप बन चुकी थी और बोली कि माँ कभी अकेली नहीं जाती। सुबह गांव वालों को जंगल में 3 जली हुई लाशें मिली और मंदिर की दीवार पर लिखा था कि रास्ता कभी माफ नहीं करता। लोगों ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन असल डर तब शुरू हुआ। 7वें दिन चौकीदार मंदिर के पास मरा मिला। उसकी आंखें गायब थी और उसकी जेब से एक पर्ची मिली जिस पर लिखा था कि वो अभी गई नहीं है। दीपक की बहन ने माँ के पुराने घर में आईने में वही साया देखा और उस दिन के बाद वो कभी बोल नहीं पाई। बस लिखती रही कि माँ रास्ते पर है। गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने बताया कि उस रास्ते पर सिर्फ एक मौत नहीं हुई थी, कई लोग सालों पहले गायब होते रहे थे, क्योंकि रास्ता अब बदला नहीं बल्कि परिवार चाहता है। अमावस्या की रात आखिरी पूजा करने की कोशिश की गई, लेकिन मंदिर ढह गया और अगली सुबह पूरा गांव ही गायब था, जैसे कभी वहां कोई रहता ही ना हो। कुछ दिन बाद बाहर से आई पुलिस टीम को सिर्फ खाली घर, दीवारों पर लिखे संदेश और सड़क पर पायल के निशान मिले। सरकारी फाइलों से पता चला कि उस रात मरी औरत के साथ उसका बच्चा भी था। उसकी मौत कभी दर्ज ही नहीं हुई। आधी रात को वही बच्चा इंस्पेक्टर के सामने खड़ा हुआ और पूछा कि उसकी मम्मी मिल जाएगी क्या। और तभी पीछे से माँ की परछाई उभरी, जिसने कहा कि जिसने रास्ते पर छोड़ा वो रास्ता बन गया। अगली सुबह सब कुछ राख था और एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था यहाँ गांव था। आज भी हर साल अमावस से पहले वहाँ मेला लग जाता है। बिना किसी के बुलाए लोग आते हैं, झूले चलते हैं और दुकानें लगती हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आने का ख्याल उन्हें आया कैसे। जो समय रहते लौट आता वो बच जाता है, जो देर करता है वो अगले साल उसी मेले का हिस्सा बन जाता है। किसी झूले पर, किसी दुकान पर, मेले के बाहर सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी रहती है। किसी को रोकती नहीं, बस देखती है। अगर कोई लौटता है तो उसके चेहरे पर सुकून होता है, और अगर कोई नहीं लौटता तो पायल बजती है, छन छन। इसलिए अगर कभी आपको किसी अनजान मेले में लगे कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो याद रखना आप देखने नहीं आए हैं, आपको याद दिलाने बुलाया गया है और रास्ता अब आपकी तरफ देख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश और आज मैं एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है डायन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अब इसे दबा कर रखने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो एक हादसा नहीं था, वो चुना जाना था। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास देख लीजिए
क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन मैं गलत था। ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब मैं शहर में काम करता था और महीने में 1-2 बार अपने गांव आता जाता रहता था। वही गांव जहां चारों तरफ खेत हैं, कच्ची सड़कें, बीच में पीपल का पुराना पेड़ है और गांव के आखिरी छोर पर एक हवेली खड़ी थी जो बचपन से ही बंद थी और जिसके बारे में एक ही बात कही जाती थी, उधर मत जाना। उस दिन अमावस थी, रात बहुत काली थी और मेरी आखिरी बस छूट चुकी थी और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी और मुझे मजबूरी में ही पैदल गांव की तरफ निकलना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, झींगरों की आवाज़ थी, दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं हवेली के पास पहुंचा, सारी आवाज़ें जैसे मर गई हों और तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं रुकता तो वो भी रुक जाता, मैं चलता तो उसके कदम भी चलने लगते। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा और तभी पीछे से एक बहुत धीमी लेकिन बहुत पास से आवाज़ आई, बेटा। मैंने पलट कर देखा तो पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा दिख रहा था अंधेरे में। आवाज़ में मेरी दादी जैसा अपनापन था, लेकिन उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। उसने कहा, इतनी रात को अकेले? मैंने कहा, हाँ, मुझे देर हो रही है। तभी वो बिना आवाज़ किए मेरी तरफ बढ़ी और मुझे सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू आई। मैंने नीचे देखा तो उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे थीं। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। मैं भागा, पीछे से उसकी भूखी हंसी आई, भाग ले, आज नहीं फिर मिलेंगे। मैं मंदिर पहुंचा, घंटी बजाई और बेहोश हो गया। होश आया तो मेरी माँ सामने थी। उन्होंने बस इतना कहा, तू बच गया है, लेकिन तुझे चुन लिया गया है। उस रात के बाद मेरे शरीर पर नीले काले निशान आने लगे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। दूसरी रात ठीक 2 बजे खिड़की पर वही आवाज़ आई। इस बार उसका चेहरा साफ था, आंखें धसी हुई थी और इस बार उसके पैर बिल्कुल सीधे लग रहे थे, जैसे उसने खुद को ठीक कर लिया हो। तीसरी रात आने से पहले गांव में एक आदमी हवेली के पास से गायब हो गया और तीसरी रात मेरे पैर अपने आप चल पड़े। मैं पूरी तरह होश में था, फिर भी हवेली का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा जिंदा लग रहा था, दीवारें सांस ले रही थी। एक कमरे में दिया जल रहा था और खून से बने गोलों के बीच नाम लिखे थे, गांव वालों के, मेरे पिता का, और आखिरी नाम मेरा था, वो भी अधूरा। तभी उसने बताया कि जो हवेली में मरते हैं वो बाहर नहीं जाते, वो उसके अंदर रहते हैं। उसने कहा उसे वारिस चाहिए और मैं चुना गया हूँ। मैंने दिया बुझाया, हवेली चीखी, मैं किसी तरह बाहर गिर पड़ा। सुबह मुझे हवेली के बाहर पाया गया, लेकिन हवेली अंदर से खाली थी। 3 साल बाद शहर में रहते हुए भी हर अमावस की रात मेरे पैरों में दर्द उठता रहा
और एक रात 2:17 पर उसने कहा अब देर हो रही है। मैं वापस गया। हवेली अब जर्जर नहीं थी, वो इंतजार कर रही थी। अंदर उसने मुझे सब दिखाया, उसका जलाया जाना, गांव वालों की नफरत और मेरे पिता का सच कि वो उसे बचाते हुए वहीं रह गए थे। उसने कहा तेरे पिता ने मुझे नाम दिया था, अब तू देह देगा। मैंने मंदिर की घंटी बजाई, जो घंटी मुझे मेरी माँ ने दी थी। उसको बजाने के बाद हवेली टूटी, नाम मिटने लगे और वो पीछे हटी, लेकिन जाते जाते मेरे कान में बोली हर कहानी का अंत नहीं होता, कुछ कहानी बस आगे बढ़ती हैं। सुबह मैं पीपल के पेड़ के नीचे मिला और हवेली वहाँ थी ही नहीं। आज मैं ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि अब डर छुपाने से सच नहीं बदलता। मेरे पैरों का दर्द चला गया है, लेकिन आईने में मेरी परछाई अब भी कभी कभी मेरे साथ नहीं हिलती। और जब कोई मुझसे पूछता है कि डायन सच में होती है, तो मैं जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि कुछ चीज़ें मरती नहीं हैं, वो कहानी बन जाती हैं। और आज आपने वो कहानी सुन ली है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले कहानी में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है अनहोनी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 11:30 बजे मैं अपने गांव लौट रहा था, जब अचानक बस खराब हो गई और मुझे सुनसान सड़क पर उतरना पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक सिर्फ खेतों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर संपर्क काट दिया हो। मजबूरी में मैंने पैदल ही अपने गांव की ओर चलना शुरू किया। तभी पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट सुनाई दी। पहले मुझे लगा कोई मेरी तरह ही यात्री होगा, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी। दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई और ठंडी हवा अचानक और भी ठंडी महसूस होने लगी। मैंने कदम तेज किए, मगर वह आहट भी उतनी ही तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे चल रहा हो। माथे से पसीना टपकने लगा, जबकि मौसम ठंड का था। करीब आधा किलोमीटर आगे एक पुराना बरगद का पेड़ पड़ा, जिसके बारे में बचपन से ही अजीब कहानियां सुनता आया था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, सड़क के किनारे किसी सफेद कपड़े वाली आकृति को खड़ा देखा। उसकी लंबी बिखरी बाल हवा में उड़ रहे थे और चेहरा अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा था। मैं डर के मारे वहीं रुक गया और सांस थाम ली। अचानक वह आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगी। मेरे पैरों ने जैसे जवाब दे दिया हो, लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैंने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल मेरे कान के पास किसी औरत की भारी फटी हुई आवाज गूंजी, तू वापस क्यों आया है? मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि मैं कई साल पहले इस गांव को छोड़ चुका था। मैंने
कांपते हुए आंखें खोली तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थी। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है और तेजी से गांव की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही गांव की पहली चौपाल दिखी, अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। अंधेरे में मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मेरे कंधे पर ठंडी उंगलियां रख रहा है। मैं पलटकर देखने ही वाला था कि वही आवाज फिर से गूंजी, सच्चाई से भाग नहीं पाएगा। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा था। मेरा कंधा अब भी बर्फ जैसा ठंडा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने सच में छुआ हो। चौपाल के पास खड़े पीपल के पेड़ की परछाई जमीन पर अजीब आकार बना रही थी। अचानक दूर कहीं कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, मानो किसी अनजानी मौजूदगी को देख रहे हों। मेरा दिल अब सीने से बाहर निकलने को तैयार था। मैं भागते हुए अपने पुराने घर की तरफ बढ़ा, जो कई सालों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने तो यहाँ आने की खबर किसी को दी नहीं थी। फिर अंदर कौन हो सकता था? हवा के झोंके से दरवाजा चरमराया और भीतर से हल्की रोशनी झिलमिलाती दिखी। मेरा गला सूख गया, फिर भी मैंने कदम अंदर रख दिया। घर के अंदर धूल जमी हुई थी, जैसे बरसों से कोई नहीं आया हो। लेकिन फर्श पर ताजे पैरों के साफ निशान दिखाई दे रहे थे। वह निशान सीधे उस कमरे की ओर जा रहे थे, जिसे मैंने बचपन में हमेशा बंद देखा था। उस कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरा नाम ले रहा हो। हर कदम के साथ वो आवाज साफ होती जा रही थी। मेरी सांसें भारी हो चुकी थीं, फिर भी मैं उस दरवाजे तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने कमरे का हैंडल घुमाया, दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। अंदर दीवारों पर काले धब्बे थे, जो खून जैसे लग रहे थे, और बीच में एक पुरानी टूटी कुर्सी पड़ी थी। उसी कुर्सी पर कोई अदृश्य ताकत बैठी हुई महसूस हो रही थी। अचानक सामने वाली दीवार पर मेरी ही परछाई उभरी, लेकिन वह मेरी हरकतों से अलग चल रही थी। उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और मुस्कुराने लगी। अब मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वही औरत की फटी आवाज फिर से गूंजी, तुझे याद है उस रात तूने क्या किया था? मेरे दिमाग में बचपन की धुंधली यादें चमकने लगी, लेकिन मैं कुछ साफ नहीं देख पा रहा था। तभी अचानक कुर्सी अपने आप हिलने लगी और उस पर बैठी अदृश्य परछाई उठ खड़ी हुई। अब मुझे यकीन हो गया कि यह अनहोनी मेरे अतीत से जुड़ी है। कमरे के अंदर अचानक ठंडी हवा का बौंडर सा उठने लगा और दीवारों पर उभरी मेरी परछाई धीरे धीरे
इंसानी रूप लेने लगी। अब वह साफ दिखाई दे रही थी, वही सफेद कपड़ों वाली औरत, बिखरे बाल और जली हुई सी आंखें। उसने कांपती उंगली मेरे तरफ उठाई और कहा, तूने मुझे यहीं बंद किया था। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि बचपन की वो घटना अब साफ याद आने लगी। मैं उस रात को भूलना चाहता था, लेकिन वह मुझे भूलने नहीं दे रही थी। सालों पहले मैं और मेरा दोस्त इसी कमरे में छुपन छुपाई खेल रहे थे। तभी गांव की एक औरत, जिसे लोग पागल कहते थे, गलती से अंदर आ गई और हमने मजाक में बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। हमें लगा वो खुद ही निकल जाएगी, लेकिन उसी रात अचानक तूफान आया और कोई भी उसकी चीख नहीं सुन पाया। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो वह बेहोश पड़ी थी और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने इसे हादसा कहा, लेकिन मैं जानता था कि ये हमारी गलती थी। मैंने कांपते हुए कहा, मैं बच्चा था, मुझसे गलती हो गई। लेकिन वह परछाई जोर से चीखी और पूरा कमरा हिलने लगा। उसने बताया कि उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इसी घर में भटकती रही, इंतजार करती रही कि मैं वापस आऊं। तू भाग गया था बिना माफी मांगे। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। तभी मुझे समझ आया कि उस रात सड़क पर जो हुआ वो मुझे यहाँ तक लाने के लिए था। मैं घुटनों के बल गिर गया और रोते हुए उससे माफी मांगने लगा। अचानक कमरे की हवा शांत होने लगी और दीवारों के काले धब्बे फीके पड़ने लगे। वह औरत अब पहले जैसी डरावनी नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन गुस्सा कम हो चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, सच्चाई स्वीकार करना ही सजा और मुक्ति दोनों है। और इतना कहने के बाद धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में बदलने लगी। अगली सुबह जब गांव वाले मुझे उस कमरे में बेहोश पाए तो दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने किसी को पूरी बात नहीं बताई, लेकिन उस दिन के बाद घर की अंदर की अजीब घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गई। मुझे समझ आ गया कि ये सब क्यों हुआ। अधूरी गलती और दबा हुआ अपराध कभी खत्म नहीं होता। अनहोनी कोई श्राप नहीं था, बल्कि मेरे अपने अपराध बोध की परछाई थी, और शायद यही सबसे डरावनी सच्चाई थी। और वह जाते जाते मुझे इतना समझा गई कि हमें मजाक में भी कभी ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की जान चली जाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है खंडहर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। उस गांव के लोग आज भी उस जगह का नाम जोर से नहीं लेते हैं, बस इशारों में कहते हैं वो खंडहर, क्योंकि जो भी वहां रात के समय गया वो या तो बदला बदला लौटा या फिर लौटा ही नहीं। ये घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन इतनी डरावनी है कि आज भी गांव की गलियों में शाम ढलते ही सन्नाटा फैल जाता है। मैं तब शहर में रहता था और
गांव सिर्फ छुट्टियों में ही जाता था। मुझे अंधविश्वास पर कभी भी भरोसा नहीं रहा, पर उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। गांव के बाहर आम के पुराने बाग के पीछे एक टूटा फूटा खंडहर खड़ा था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, छत आधा गिरी हुई और खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे कोई अंदर से झांक रहा हो। बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले वहां एक परिवार रहा करता था। अचानक एक रात सब कुछ खत्म हो गया। कोई लाश नहीं मिला, कोई रिपोर्ट नहीं मिली, बस घर उसी हालत में छोड़ दिया गया। और तब से उस जगह से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। उस दिन गांव में मेला था। रात देर हो गई और लौटते समय शॉर्टकट के नाम पर हमें उसी खंडहर के पास से गुजरना पड़ा। चांद बादलों में छिपा हुआ था, हवा में अजीब सी नमी थी और जैसे ही हम उस जगह के पास पहुंचे, मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी। कोई नाम ले रहा था, बहुत धीरे लेकिन एकदम साफ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे साथ चल रहा दोस्त अचानक रुक गया। उसकी आंखें एक ही जगह टिक गई, खंडहर की टूटी खिड़की पर। उसने बिना मेरे तरफ देखे कहा, वहां कोई खड़ा है। मैंने हंसने की कोशिश की, पर हंसी गले में ही अटक गई, क्योंकि उसी पल मुझे महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। हवा अचानक और ठंडी हो गई और उस खंडहर के अंदर से लकड़ी की फर्श के चरमराने जैसी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हम भागना चाहते थे, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। तभी अंदर से एक और आवाज आई, अब की बार साफ और करीब से, अंदर आओ। उस आवाज में ना गुस्सा था ना डर, बस अजीब सी अपनापन भरी खिंचाव, जैसे कोई बहुत पुराना जानकर बुला रहा हो। मेरा दिमाग कह रहा था भागो, लेकिन शरीर उस आवाज की तरफ खिंच रहा था। और तभी मैंने देखा, खंडहर के दरवाजे के पास मिट्टी पर नए पैरों के निशान थे, गीले, जैसे अभी अभी कोई अंदर गया हो। जबकि उस रात वहां किसी और का होना नामुमकिन था। उसी पल गांव की ओर से कुत्तों के रोने की आवाज आई और दूर कहीं किसी औरत के हंसने की हल्की सी आवाज गूंजी, जो इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हम किसी तरह खुद को संभाल कर वहां से भागे, लेकिन पीछे मुड़ते ही मुझे एक झलक दिखी। खंडहर की छत पर कोई खड़ा था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस आंखों जैसी दो चमकती चीजें दिख रही थी, जो सीधे मुझे ही देख रही थी। उस रात हम घर तो पहुंच गए, लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं आई। और सुबह पता चला कि उसी रात एक और लड़का जो मेला देखकर देर से लौटा था, वो गायब हो गया और आखिरी बार उसे उसी खंडहर की तरफ जाते हुए देखा गया था। उस लड़के के गायब होने के बाद गांव में जैसे डर की परछाई फैल गई। लोग दिन में भी उस रास्ते से बचने लगे और
रात होते ही दरवाजा बंद कर लेते, हर खिड़की पर कुंडी लग जाती। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि जिस घर से वो लड़का गायब हुआ, वहां से अगली सुबह उसकी माँ चीखते हुए बाहर निकली और बोली कि उसका बेटा पूरी रात उसके कमरे में था, उसी खाट पर बैठा गीले कपड़ों में चुपचाप उसे घूरता रहा। लेकिन जब उसने सुबह उठकर देखा तो खाट बिल्कुल खाली थी और जमीन पर सिर्फ गीली मिट्टी के निशान थे जो दरवाजे की तरफ जाते थे। गांव वालों ने इसे सदमा मानकर बात टाल दी। लेकिन उसी दिन शाम को मुझे एक बूढ़ा मिला जिसने पहली बार उस खंडहर की असली कहानी बताई। उसने कांपती आवाज में कहा कि बरसों पहले वहां एक तांत्रिक रहा करता था जो मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने का दावा करता था। और एक रात पूरा परिवार उसी प्रयोग में गायब हो गया। तब से खंडहर जिंदा लोगों को अपनी तरफ खींचता है, खासकर उन्हें जो डरते नहीं। यह सुनकर मेरे दिमाग में वही आवाज गूंजी, अंदर आओ। और मुझे समझ आ गया कि वो आवाज सिर्फ कानों से नहीं, दिमाग के अंदर से आती है। उसी रात जैसे किसी ने जानबूझकर हमें उकसाया हो, गांव की बिजली चली गई, पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और तभी खंडहर की तरफ से एक हल्की सी पीली रोशनी दिखी, जैसे अंदर कोई दिया जल रहा हो, जबकि सालों से वहां कोई गया तक नहीं था। मैं बेवकूफ़ी में या किसी अनजान खिंचाव में उस रोशनी की तरफ बढ़ा और इस बार मैं अकेला नहीं था। 4 और लोग भी चुपचाप उसी दिशा में चल रहे थे। किसी ने किसी से बात तक नहीं की, सबकी आंखें खाली थी, जैसे नींद में चल रहे हो। खंडहर के पास पहुंचते ही बदबू ने सांस रोक दी। गीली मिट्टी, सड़ी लकड़ी और किसी पुराने सूखे खून जैसी गंध थी। और जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हुआ। अंदर की दीवारों पर अजीब से निशान थे, नाखूनों से खुरचे हुए, और कुछ जगहों पर नाम लिखे थे। गांव के नाम कुछ तो ऐसे थे जो अभी जिंदा थे। तभी कोने से किसी के रोने की आवाज आई और रोशनी में हमें वो लड़का दिखा जो गायब हुआ था। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, वो हमें वापस भेज रहा है। उसी पल छत से कुछ टपका, गरम, और तब ऊपर देखा तो समझ गया कि खंडहर सिर्फ टूटी इमारत नहीं है, ये किसी चीज का शरीर है और हम उसके अंदर खड़े हैं। तभी उसी आवाज ने फिर फुसफुसाया, अब बिल्कुल मेरे पास से, एक और चाहिए। उस आवाज के एक और चाहिए कहते ही हमें पहली बार समझ आ गया कि हम सब यहाँ गलती से नहीं आए थे, हमें चुना गया था। और जैसे ही वो एहसास दिमाग में उतरा, मेरे सामने खड़ा वो लड़का अचानक हंसने लगा, बिल्कुल सूखी बेजान हंसी, और उसकी गर्दन ऐसे घूमी जैसे उसमें हड्डी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उसने उंगली से इशारा किया और कहा, अगला नंबर 13 है। उसी पल दीवारों पर लिखे नाम हिलने लगे, जैसे स्याही नहीं
कीड़े रेंग रहे हों और जिन नामों के नीचे लाल निशान थे वो सब लोग गांव से पहले ही गायब हो चुके थे। तब बूढ़े की बात याद आई कि खंडहर जिंदा लोगों को अपने तरफ खींचता है, खासकर उन्हें जो डरते नहीं। और मुझे समझ आ गया कि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने पहले उस आवाज को नजरअंदाज किया था। तभी फर्श अचानक धंसने लगी और हमें नीचे एक कमरे में गिरा दिया गया। वह कमरा किसी तहखाने जैसा था जहां दीवारों से जंजीर लटक रही थी और बीच में एक पत्थर की चौकी थी जिस पर ताजा खून जमा हुआ था और उसी चौकी के पास वो चीज खड़ी थी। कोई इंसान नहीं, कोई साया नहीं, बस एक ऐसा आकार जो अंधेरे से थोड़ा ज्यादा काला था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल इंसानी थी, थकी हुई, भूखी। और उसने कहा कि वो इस खंडहर में कैद है। हर साल उसे किसी एक की जरूरत होती है ताकि वो ऊपर आ सके और जो लोग गायब हुए वो मरे नहीं, बस उसकी जगह ले चुके हैं। तभी मुझे समझ आया कि जो माँ अपने बेटे को रात में देखने का दावा कर रही थी वो सच कह रही थी। वो लौटा था लेकिन इंसान बनकर नहीं। उस चीज ने आगे बढ़कर मेरे कंधों को छुआ। उस एक स्पर्श में मुझे वो सारी यादें दिखी। लोग कैसे यहाँ आते हैं, कैसे चुने जाते हैं और कैसे गांव वाले अगली सुबह सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं। और तभी मेरे पीछे खड़ा दोस्त चीख पड़ा और बोला कि वो तैयार है, बस उसे छोड़ दिया जाए। और बिना किसी आवाज के वो चीज उसे अपने अंदर खींच ले गई, जैसे पानी में साया घुल जाए। और अगले ही पल फर्श बिल्कुल शांत हो गया। मैं किसी तरह बेहोशी में बाहर आ गया। सुबह गांव के बाहर सड़क पर होश आया। लोग कहते हैं मैं अकेला था, मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन सच ये है कि जब मैं घर पहुंचा और शीशे में खुद को देखा तो मेरी आंखों में एक पल के लिए वही चमक थी जो मैंने उस रात खंडहर की छत पर देखी थी। और तभी मुझे समझ आया कि खंडहर ने एक और तो ले लिया है, लेकिन मुझे पूरी तरह छोड़ा नहीं। और आज भी जब रात को गांव की तरफ से कोई आवाज आती है, मेरे होंठ अपने आप हिलते हैं, बहुत धीमे से, अंदर आओ। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले कहानी में, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश एक बार फिर से आ गया हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर, जिसका नाम है खूनी हवेली। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे वहां रात में चीखें गूंजती हैं और खिड़कियों में लाल रोशनी जलती हुई दिखाई देती है। कई सालों से वह जगह बंद पड़ी थी, लेकिन डर की कहानियां कभी बंद नहीं हुई। मैं इन बातों को अंधविश्वास समझता था, इसलिए एक रात सच जानने वहां पहुंच गया। जैसे ही हवेली का टूटा फाटक पार किया, अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं और खिड़कियां अंदर से टूटी हुई लग रही थीं।
हवा के साथ दरवाजा खुद ब खुद चरमराया, जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही धूल का गुब्बारा उठा और सन्नाटा और गहरा हो गया। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं। हर कदम पर चरमराहट गूंज रही थी। दीवारों पर अजीब लाल धब्बे बने थे जो सूखे खून जैसे लग रहे थे। जैसे ही मैं वहां ऊपर पहुंचा, लंबा सा गलियारा सामने फैला हुआ था। गलियारे के आखिर में एक दरवाजा आधा खुला था, जिसके अंदर से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। उसी पल मेरे पीछे किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे। वह निशान सीधे उसी लाल रोशनी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोर से बंद हो गए। हवा में सड़ी हुई गंध फैल गई और कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली जिंदा हो और मुझे अंदर कैद कर चुकी हो। हिम्मत जुटाकर मैं उस आखिरी कमरे के पास पहुंचा और दरवाजे को धक्का दिया। अंदर दीवारों पर कौन से अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पुराना आईना रखा था। जैसे ही मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे एक परछाई खड़ी दिखाई दी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आईने से एक आवाज आई, वापस क्यों आया है? आईने से आती आवाज सुनकर मेरा गला सूख गया और हाथ कांपने लगे। कमरे की लाल रोशनी अचानक तेज होकर टिमटिमाने लगी। मैंने दोबारा आईने में देखा तो इस बार परछाई बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। मैं झटके से मुड़ा, मगर कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक आईने में दरार पड़ने लगी और उसमें से काले धुएं जैसी परत बाहर निकलने लगी। वह धुआं धीरे धीरे कमरे में फैल गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। दीवारों पर बने खून जैसे निशान चमकने लगे, मानो ताजा हों। उसी पल गलियारे से किसी के भागने की तेज आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ऊपर की छत की ओर खींच रहा हो। मैं घबराकर कमरे से बाहर भागा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। उनकी जगह गहरा अंधेरा था, जिसमें नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे से फुसफुसाहट अब साफ शब्दों में बदल चुकी थी, तो भी नहीं बचेगा। इतना सुनने के बाद अब मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और माथे पर ठंडा पसीना था। तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने जोर से पकड़ लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ और मजबूत होती गई। धीरे धीरे एक साया मेरे सामने आकार लेने लगा। वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसके कपड़े खून से सने हुए थे और चेहरा दर्द से
भरा हुआ था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, हम सब यहाँ फंसे हैं। और उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बहने लगे। हवेली की दीवारें अब हिलने लगी थीं, जैसे कोई तूफान अंदर उठ रहा हो। फिर अचानक पूरा गलियारा चीखों से गूंज उठा और मेरे पैरों की नीचे की जमीन दरकने लगी। मैं किसी तरह संतुलन बनाकर खड़ा रहा, लेकिन सामने का कमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब गया। वही आवाज फिर आई, सच जाने बिना तो नहीं जा सकता। अब मुझे यकीन हो गया था कि इस हवेली में सिर्फ डर नहीं, कोई भयानक रहस्य छिपा है, और वह रहस्य मुझसे जुड़ा हुआ था। गलियारों की चीखें अचानक बंद हो गईं और हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। मेरे सामने वही बूढ़ा आदमी फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ था। उसने कांपती उंगली से दीवार की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ खड़ा था। उस जमींदार का चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा था। मेरे दिमाग में अचानक अजीब सी झिलमिलाहट होने लगी और अनजानी यादें सामने आने लगीं, जैसे मैं कोई और ही था, किसी और समय में। लेकिन यही हवेली थी। मुझे दिखा कि वही जमींदार अपने नौकरों को बेरहमी से सजा दे रहा है। छोटी सी गलती पर उन्हें इसी हवेली के तहखाने में बंद कर देता था। कई लोग वहीं तड़प तड़प कर मर गए थे। बूढ़े साये ने भारी आवाज में कहा, उनकी बद्दुआ ने इस जगह को शापित कर दिया है। मुझे समझ आने लगा कि मैं उस जमींदार का पुनर्जन्म हूँ। हवेली ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि अधूरा हिसाब बाकी था। दीवारों पर उभरे खून के निशान उन मासूम लोगों की यादें थी। उनकी आत्माएं बदला नहीं, न्याय चाहती थीं। अचानक मेरे चारों तरफ कई परछाइयां उभर आईं और पूरा कमरा ठंडा हो गया। वह सब मुझे घेर कर खड़ी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर अब गुस्से से ज्यादा पीड़ा दिखाई दे रही थी। मैंने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगी और उनके लिए प्रार्थना की। तभी हवेली जोर से कांपी और लाल रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। एक एक कर सारी परछाइयां धुएं में बदल कर गायब हो गईं। सुबह जब मैं हवेली के बाहर होश में आया तो फाटक खुला था और अंदर अजीब सी शांति थी। गांव वालों ने बताया कि रात के बाद से हवेली में कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। अब मुझे पता चल चुका था कि यह सब क्यों हुआ। वह हवेली खूनी इसलिए थी क्योंकि उसमें अन्याय का इतिहास कैद था और मैं उसी इतिहास की कड़ी था जिसे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। शायद यही वजह थी कि हवेली ने मुझे बुलाया और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी का टॉपिक है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी कहानी लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।
तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।